प्रकार। हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। अच्छा, रोमन गिनती नंबर्स तो पता ही होगा, जैसे मोनो मीन्स डाई, ट्राई, क्वार्टा, पेंटा, हेक्सा। ठीक है, गिनती आती है आप लोगों को। इसलिए मैंने रिवाइज करवा दिया कि अब ये यूज होगा, वर्ड यूज होगा तो उसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए। अब समझते रहिए, लिखिएगा नहीं, फिर समझ लेंगे, फिर लिखेंगे। जो इसका पहला फॉर्म होता है इसे कहते हैं मोनोसैकराइड। मोनोसैकराइड दो वर्ड से बनके बना है, एक है मोनो, दूसरा सैकराइड। तो मोनो मीन्स क्या होता है, सैकराइड मीन्स क्या होता है, शुगर। यानी ऐसी शुगर, ऐसी शर्करा जो केवल एक अणु से मिलकर बनी है, सिंगल मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है, उसे कहते हैं मोनोसैकराइड। जब एक कोई चीज सिंगल है, इट मींस इट्स अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यह क्या है, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप है। इससे आसान क्यों नहीं, कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें केवल क्या है, सिंगल मॉलिक्यूल है। अब जितने मॉलिक्यूल अटैच होते जाएंगे उतनी कॉम्प्लेक्सिटी उसकी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो इट्स अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ऑल्सो नोन एज सिंपल शुगर, जिसमें केवल एक मॉलिक्यूल होता है। उदाहरण से समझते हैं, एग्जांपल, ग्लूकोज, नाम सुन रहे थे ना। ग्लूकोज क्या है, सिंपलेस्ट होता है। इसीलिए गर्मियों में जब हमें एनर्जी की जरूरत होती है तो नॉर्मल ग्लूकॉन डी भी खरीदते हैं। कहते हैं ना इंस्टेंट एनर्जी। इंस्टेंट एनर्जी क्यों देता है, क्योंकि वो सिंपलेस्ट फॉर्म है। शरीर में जाते ही उसे पचाने की जरूरत नहीं है, वो सीधे कहां पहुंच जाएगा, ब्लड में पहुंच जाएगा और फिर आपको एनर्जी देना शुरू कर देगा। तो ये क्या है, ग्लूकोज जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। यानी कार्बोहाइड्रेट वो शर्करा है, वो शुगर है जिसमें केवल क्या है, सिंगल मॉलिक्यूल होता है, एक मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। जैसे दूसरा एग्जांपल समझते हैं, फ्रक्टोज। इसीलिए क्या होता है, फल भी खिलाया जाता है उसको भी। जिसे बीमार व्यक्ति होता है, कोई बीमार होता है ना, कहते हैं ना फल खाना शुरू करिए। क्यों, क्योंकि बीमार हो, इट मींस आपके इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स परफेक्टली वर्क नहीं कर पा रहे हैं। तो हो सकता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स चीज खिलाई जाए तो वो डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम करे। इसलिए सिंपलेस्ट कहते हैं कि क्या खाओ, फल खाओ, इजिली डाइजेस्ट हो जाएगा, एनर्जी मिलती रहेगी। और बॉडी को रिकवर करने के लिए किसकी नीड है, एनर्जी की नीड है। एनर्जी मिलेगी तभी बॉडी कुछ कर पाएगी। जैसे होता है गैलेक्टोज, नाम सुना है, कहां पाया जाता है गैलेक्टोज, दूध में पाया जाता है। गैलेक्टोज दूध में। कंफ्यूज मत होइएगा कि सर अभी आपने बताया था लैक्टोज में पाया जाता है। तो लैक्टोज जो है ये गैलेक्टोज से ही बनता है। अभी बनाएंगे, लैक्टोज भी बनाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो लैक्टोज जो है ना वो डाइसैकेराइड है, मींस दो, अभी आगे बताएंगे क्या होता है, पहले समझ लीजिए। गैलेक्टोज क्या होता है, मोनोसैकेराइड है, कहां प्रेजेंट होता है, दूध में, मिल्क में। राइबोज, नाम सुना है, सबने सुना है, ये मेरी गारंटी है। कहां पाया जाता है, अरे डीएनए आरएनए नाम सुना है,
कोई ऐसा है जो डीएनए आरएनए नहीं सुना था आज तक? डीएनए आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? आ गया? यानी ये क्या है? ये डीएनए आरएनए ऐसे नहीं बोलते, उसको बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए ही होता है। तो कहां पाया जाता है? जेनेटिक मटेरियल में। डीएनए यानी डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए मतलब राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो राइबोज ये शर्करा कहां है? हमारे जेनेटिक मटेरियल में भी। जैसे और मैनोज, नाम सुना है? ये पाई जाती है भूरे शैवालों में, ब्राउन एल्गीज में। ठीक, जब नहीं सुनी हो तो बस यहीं से ईटीसी मीन्स ये क्या है? ये ऐसी शर्कराएं हैं जो सिंगल मॉलिक्यूल से मिलके बनी होती हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसको कंज्यूम करने पर इजिली डाइजेस्ट हो जाती है। सिंपल सी फॉर्म है, इजिली डाइजेस्ट हो जाती है। अब दूसरा फॉर्म आता है, सेकेंड फॉर्म होता है डाइसैकेराइड। डाई मीन्स अभी आपने बताया कितना? आपको कुछ नहीं पता है, एक पता है, और यहां डाई मीन्स दो। तो दो कैसे गेन करोगे? एक आपके पास है, एक 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 करके कई ठो है, दो लाना है तो कैसे लाओगे? 1+1, एक और एक है, जोड़ दो, कितना हो जाएगा? दो ही तो होगा। अब एक और एक 11 मत बोल दीजिएगा। ठीक, मीन्स व्हेन वी कंबाइन टू मोनोसैकेराइड्स और सिंपल सुगर्स देन वी गेट डाइसैकेराइड। हमेशा कोई भी चीज जब जुड़ती है, कब जुड़ती है? जब वो अपने यूनिट में होती है, इकाई में होती है। ध्यान रखिएगा, आगे भी आएगा। तो अब डाइसैकेराइड किसी से नहीं जुड़ेगा, जुड़ेगा हमेशा क्या? यूनिट, इकाई। और इकाई मतलब क्या होता है? एक। एक मतलब मोनो। ठीक, तो व्हेन वी कंबाइन टू मोनोसैकेराइड देन वी गेट डाइसैकेराइड। अब आपको बताना है, लो मैं जोड़ रहा हूं मोनोसैकेराइड, जुड़ेगा कि नहीं आप बताइएगा। जैसे आपने देखा, ऊपर देखो, यही जोड़ रहा हूं मैं, ये जो ऊपर वाला है इसी को जोड़ रहा हूं। एक तरह से ऐसे जोड़ सकते हो, ये जुड़ेगा कि इसी ऐसे भी जोड़ सकते हो ना। जोड़ने का मन करेगा कि सर थोड़ा सा इधर उधर किया जाए तो ये कर दे कि ये जुड़ेगा, कि ये जोड़ दीजिए। इस तरह से कुछ भी जोड़ सकते हैं। इसमें जुड़ेगा कौन? कौन जुड़ेगा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, कौन सा जुड़ेगा? सेकेंड। थर्ड नहीं जुड़ेगा? सब जुड़ेगा, सब जुड़ेगा। इसीलिए डिफाइन करना है तो हम थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे? व्हेन वी कंबाइन टू सेम और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड देन वी गेट डाइसैकेराइड। जब हम दो समान, जैसे ग्लूकोज में ग्लूकोज जोड़ दिए तो समान हो गया, या भिन्न प्रकार के, भिन्न मतलब ग्लूकोज में फ्रक्टोज जोड़ दो, ग्लूकोज में गैलेक्टोज जोड़ दो, तो ये भिन्न प्रकार का हो गया। तो जब हम दो समान या भिन्न प्रकार के मोनोसैकेराइड अणुओं को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? डाइसैकेराइड। जैसे अब सब देखो, ग्लूकोज में अगर ग्लूकोज जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? माल्टोज मिल जाएगा। माल्टोज जो आप पीछे पढ़े हो वो क्या हो गया? डाइसैकेराइड। माल्टोज का निकनेम ग्रेन सुगर, अनाज की शर्करा। ग्लूकोज में फ्रक्टोज जोड़ दोगे, सुक्रोज। सुक्रोज का निकनेम क्या था? टेबल सुगर। यानी ग्लूकोज में फ्रक्टोज जोड़े सुक्रोज, यानी माल्टोज और सुक्रोज क्या हो गया? डाइसैकेराइड। ग्लूकोज में गैलेक्टोज जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा लैक्टोज।
ये इसका निकनेम मिल्क शुगर, ईटीसी। हमें शुगर नहीं बनाना है, हमें डाइसैकेराइड मतलब समझना था। ठीक, ये 3 पूछा जाता है, इसलिए जोड़ के मैंने बता दिया। ठीक, तो डाइसैकेराइड क्या होता है कि जब 2 मोनोसैकेराइड अणुओं को जोड़ते हैं तो डाइसैकेराइड अणु मिलता है। एक बात समझिए, चाहे वो मोनोसैकेराइड हो चाहे वो डाइसैकेराइड हो, बोथ आर वाटर सलेबल। ये दोनों क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं, जल में विलीय होते हैं। इसके बाद के जो अब आएंगे वो वाटर सलेबल नहीं होंगे, वो जल में घुलनशील नहीं होंगे। ठीक, इसके बाद क्या होगा? 2 टाइप हो गया, तीसरा अब यहां आपको मैं कुछ न बताऊं, कहूं कि सिर्फ और सिर्फ अपना कॉमन सेंस यूज करिए और बताइए कितने मोनोसैकेराइड को कम से कम जोड़ा जाएगा। मिनिमम नंबर बताइए, मैक्सिमम नहीं पूछ रहा हूं अभी। 3। कॉमन सेंस की बात है, अगर वो सिंगल रहेगा तो मोनो, 2 जोड़ेंगे तो डाई, 2 तक तो हो ही नहीं सकता। अगर ओलिगो है तो ये क्या होगा? कम से कम क्या होगा? 3। अधिक से अधिक कितना? 9। यानी 3 से लेके 9 तक। तो when we combine 3 to 9 molecules of simple sugar are मोनोसैकेराइड। जब हम सामान्य शर्करा या मोनोसैकेराइड के 3 जोड़ दो, 4 जोड़ दो, 5 जोड़ दो, 6 जोड़ दो, इस तरह से जोड़ते जोड़ते क्या है? 9 तक। 9 के बाद जोड़ोगे तो फिर ओलिगोसैकेराइड नहीं बनेगा और कॉम्प्लेक्स होने लगेगा, तो वो क्या हो जाएगा? दूसरे में बदल जाएगा। तो when we combine 3 to 9 molecule of monosaccharide or simple sugar, then we get a small water unsoluble chain of oligosaccharide। जब जल में घुलेगी नहीं, जोड़ते जाएंगे तो एक चेन पहनते हैं ना, जो चेन आप लोग, वो क्या होता है? ऐसे तो जुड़ के बनता है। तो ये आपस में जोड़ते जाओगे तो एक छोटी चेन बनेगा। 9 तक अगर उसमें है, चेन में उसके पार्टिकल हैं, यानी 9 एटम्स तक, 9 मॉलिक्यूल्स तक हैं, तब तक उसे क्या कहेंगे? ओलिगोसैकेराइड। और ओलिगोसैकेराइड जब बनेगा तो वो जो है वाटर सलेबल नहीं होगा। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जो कॉम्प्लेक्स एग्जांपल है सबसे पहले वही लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल सेल, जंतु कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली मतलब क्या है? वही कोशिका, सबसे सेल वॉल नहीं, सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन जो होता है, सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका कला या कोशिका जो झिल्ली होती है, उसी का दूसरा नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और एनिमल सेल में यही आउटर मोस्ट लेयर होती है। हमारी आपकी कोशिका की जो सबसे बाहरी परत होती है, उसी को कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ठीक, ये होता है। ये तो 8-9 वाला है। 3 वाला एक जोड़ के दिखाते हैं आपको। जैसे आप वही जोड़िए, ग्लूकोज, इसमें फ्रक्टोज भी जोड़ दीजिए, इसमें गैलेक्टोज भी जोड़ दीजिए, क्या बनेगा? ये बनता है रेफिनोज। हमारे आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। क्यों? देखिए, डायरेक्ट एनर्जी भी है, फल वाली चीज भी है, दूध वाली चीज भी है, सबको इजिली अवेलेबल भी हो, अमीर हो गरीब हो, सबको इजिली अवेलेबल है। आपको लोग सलाह भी देते हैं खाया करो, बहुत अच्छा है। 1 दिन 2 दिन 4 दिन, उससे ज्यादा आप खाते नहीं। ऐसा नहीं है कि जिसके पास पैसा है उसी को मिलेगा, ये सबको मिलता है, रिक्शा वाला भी खाता है। यानी इसका रिच सोर्स कहां है? नेचर में तो सबका सोर्स है। नेचर का प्रोडक्ट बताइए कौन सा है? बताइए।
ये पाया जाता है स्प्राउट्स में। स्प्राउट का मतलब होता है अंकुरित अनाज। आपको बताया गया ना, चना भिगो के खाइए जब अंकुरित हो जाता है। चना सबकी पहुंच में है ना, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, फिर कौन भिगोए, फिर उसको छान के रखे, फिर खाए बनाए? नहीं, स्प्राउट्स इसका सबसे रिच सोर्स होता है। सेकेंड रिच सोर्स होता है ब्रोकली। गोभी की तरह हरे रंग की सब्जी आती है ना, ब्रोकली। फिर होता है गाजर, ईटीसी मेनी मोर। यानी सबसे रिच सोर्स है स्प्राउट। इसीलिए सबको सलाह दी जाती है ना कि अगर हेल्दी रहना है तो स्प्राउट्स खाइए, अंकुरित अनाज, उसमें चना मूंग जो भी आप भिगो के अंकुरित करके खा सकते हैं, खाइए। नहीं पता था? पता था। कितने लोग खाते हो? ठीक है, 1-2 लोग हाथ उठा लीजिए। ठीक है, वो भी किसके घर जाके कौन देख रहा है? ईटीसी। तो ओलिगोसैक, देखिए मोनोसैकेराइड, मोनो मतलब एक, डाइसैकेराइड, डाई मतलब दो, दो कैसे मिलेगा? 1+1। ओलिगोसैकेराइड मतलब 3 से लेके 9। जब मोर देन 9 होता है तब क्या होता है? अगला होता है नेक्स्ट, जो भी था चौथा था ना, पॉलीसैकेराइड। अब कहें कॉमन सेंस लगाओ, फिर वही है, कॉमन सेंस आपसे इसलिए लगवा रहे हैं कि एक ही बार में यहां पे पहुंचे आपके, कि कुछ नहीं बताया जा रहा है। अब बताइए मिनिमम कितने मॉलिक्यूल्स मोनोसैकेराइड या सिंपल शुगर के जोड़ोगे कि मिले पॉलीसैकेराइड? 10। मोर देन 9। अब मोर देन 9 का मतलब 9:30 पौने 10 तो हो नहीं सकता। 9 के बाद क्या होगा? 10। कितना? जितना जोड़ पाओ। Means when we combine more than 9 molecules of simple sugar or monosaccharide, then we get 9 से अधिक जब मॉलिक्यूल होंगे तो उस चेन को आप क्या कहेंगे? लॉन्ग चेन। 9 तक होंगे तो क्या कहेंगे? स्मॉल चेन। देन वी गेट अ लॉन्ग वाटर अनसॉल्युबल चेन ऑफ पॉलीसैकेराइड। जब हम सामान्य शर्करा के 9 से अधिक अणुओं को आपस में जोड़ते हैं तो हमें पॉलीसैकेराइड की जल में अविलेय या अघुलनशील एक लंबी चेन प्राप्त होती है। यूज के आधार पे या कह लीजिए हमारे एग्जाम के आधार पे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा मैं और डिटेल कर रहा हूं। ठीक, तो ऑन द बेसिस ऑफ यूज इट इज कैटेगराइज्ड इन 2 क्लास। उपयोगिता यानी यूज के आधार पर इसे 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। किसे? पॉलीसैकेराइड को। यानी पॉलीसैकेराइड हो गया 2 तरह का। पहला होता है स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड और दूसरा होता है स्टोरेज पॉलीसैकेराइड, संरचनात्मक पॉलीसैकेराइड और भंडारण पॉलीसैकेराइड। क्या होता है समझते हैं। Those polysaccharides which are used to design the structure of any organism are known as structural polysaccharide। वह पॉलीसैकेराइड जो किसी जीव की संरचना बनाने में काम आए या संरचना बनाने में मदद करे, उसे क्या कहते हैं? संरचनात्मक। नाम में ही संरचना जुड़ा है, तो किसी जीव की संरचना बनाने में मदद करे उसे क्या कहते हैं? संरचनात्मक पॉलीसैकेराइड। जैसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने देखा था कि ये क्या था, कहां सेलवाल तो बनाया ही नहीं, सेलवाल
ये है प्लांट सेल का स्ट्रक्चर, पादप कोशिका की यह है संरचना। इसके अंदर बहुत कुछ होता है, जब हम लोग सेल पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ये एक स्ट्रक्चर है, इस तरह की होती है। कौन सा स्ट्रक्चर होता है? प्लांट सेल, पादप कोशिका। ठीक, इस स्ट्रक्चर का जो ये आउटर मोस्ट पार्ट है, इस स्ट्रक्चर का ये जो आउटर मोस्ट पार्ट है, इसे आप कहते हो सेल वॉल। इसे कहते हो कोशिका भित्ति। और ये कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो बनी होती है सेलुलोज की। और सेलुलोज क्या होता है? स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। जैसे सिंपली आपसे पूछा जाए कि सेलुलोज मीन्स क्या, तो आप कहोगे सेलुलोज इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का एक जटिल यौगिक ही क्या कहलाता है? सेलुलोज कहलाता है। अब कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जटिल यौगिक मीन्स क्या कहना चाहते हैं आप, तब कहोगे it is formed by the combination of more than 9 molecules of carbohydrate, hence it is polysaccharide and used to design the structure of plant cell, hence it is known as structural polysaccharide, and that is the meaning of complex compound। कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मतलब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट के कई सारे अणुओं से जुड़ने से बना है, 9 से ज्यादा अणुओं से मिलकर बना है, और 9 से ज्यादा अणु के मिलकर बना है, इसीलिए इसे कहते हैं पॉलीसैकेराइड। तो सेलुलोज क्या है? पॉलीसैकेराइड है। और वह पॉलीसैकेराइड है जो पादप कोशिका की संरचना बनाने में मदद करता है। सेल वॉल जो है पादप कोशिका की संरचना बनाने में मदद करती है। अगर संरचना बनाने में मदद करती है तो ये भी कौन सा पॉलीसैकेराइड हो गया? संरचनात्मक पॉलीसैकेराइड हो गया। जैसे चलिए, ये तो आप नहीं देख पा रहे होंगे बिना माइक्रोस्कोप के, जो आप देख पाते हैं मैं उसको विजुलाइज कराने की कोशिश करता हूं। देखते हैं छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे मच्छर और कीड़े, लाइट वाइट जल्दी तो आते हैं ना, कई तरह के कीड़े देखे होंगे। तो इंसेक्ट चाहे जो भी हो, कीड़ा चाहे जो भी हो, जो उसके विंग्स होते हैं, देखोगे सब लगभग एक तरह का ट्रांसपेरेंट सा दिखता है। चाहे मच्छर का पंख हो, चाहे दूसरे इंसेक्ट का पंख हो, उसका कलर देखते हो ये सेम टाइप का लगता है। कभी फील हुआ है? देखे हैं? नहीं देखे तो घर जाके देख लीजिएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। क्यों वो एक जैसा दिखता है? क्योंकि वो सेम चीज से मिलकर बना होता है। सारे छोटे इंसेक्ट्स का जो विंग होता है, जो पंख होता है, वो एक ही चीज से बना होता है। इसीलिए उसका कलर, लुक जो होता है, अपीयरेंस जो होता है, वो क्या होता है? सेम टाइप का होता है। और वो किस चीज के बना होता है? एंड दूसरा एग्जाम्पल है, किस चीज का बना है? चिटिन मत पढ़िएगा, इसको बोलेंगे काइटिन। इससे क्या बनता है? विंग्स ऑफ स्मॉल इंसेक्ट्स, छोटे कीटों के पंखों का निर्माण करता है। ठीक, तो ये काइटिन कैसे बनता है? बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 9 मॉलिक्यूल ऑफ सिंपल शुगर और मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड के 9 से अधिक अणुओं से जुड़कर बनता है, इसलिए ये क्या है? पॉलीसैकेराइड है। और पॉलीसैकेराइड किस काम आ रहा है? जो स्मॉल इंसेक्ट्स हैं उनकी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है क्या? उसका पंख। अब सपोज दैट कोई मच्छर आपको आए, काटे, और काट के पैदल जाने लगे, तो कितनी दूर जा पाएगा? आप जाने देंगे? नहीं। तो विंग्स होते हुए उड़ के भागने की कोशिश करता है, तब भी आप दौड़ा के पकड़ लेते हो। अगर वो काट के पैदल अपने पैरों से जाने लगे तो कि उसका सर्वाइवल कितना दिन हो जाएगा? खत्म हो जाएगा ना। यानी वो सरवाइव ही करता है अपने पंख के भरोसे, यानी उसकी बॉडी का इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। और वो स्ट्रक्चर किससे मिलकर बना है? काइटिन से। इसलिए काइटिन को क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड कहते हैं। ठीक, ईटीसी इस तरह से बहुत होता है। इसमें आते हैं भंडारण पॉलीसैकेराइड। दोज पॉलीसैकेराइड विच आर यूज्ड टू फूड स्टोरेज इन एनी ऑर्गेनिज्म।
वह पॉलीसैकेराइड जो किसी जीव में भोजन के भंडारण के रूप में यूज होता है उसे कहते हैं स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड। जैसे एग्जांपल से समझ, एक ही एग्जांपल दोनों में, ये देखिए एक प्लांट का एग्जांपल था, एक एनिमल का। यहां देखिए समझाता हूं आपको। जैसे ग्लूकोज है, ये क्या है? बोलो। मोनोसैकेराइड। इसी रूप में प्लांट अपना भोजन बनाता है ना। अब क्या कहते हैं, भोजन के भंडारण के रूप में जो पॉलीसैकेराइड यूज होगा उसे क्या कहोगे? स्टोरेज पॉलीसैकेराइड कहोगे। ठीक। अब स्टार्च बनाना है, स्टार्च किससे बनेगा? ग्लूकोज से, क्योंकि आप जानते हो कि पौधा भोजन ग्लूकोज के रूप में बनाता है, स्टोर करता है स्टार्च के रूप में। इट मींस ग्लूकोज ही स्टार्च के रूप में कन्वर्ट होगा। क्लियर हुई बात कि ग्लूकोज ही किस में कन्वर्ट होगा? अब स्टार्च कैसे कन्वर्ट होता है? जब ग्लूकोज के 9 से अधिक अणुओं को आपस में जोड़ते हो तो वो क्या बनता है? और ये किस में बनता है? प्लांट्स। तो स्टार्च क्या है? स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है। क्यों पॉलीसैकेराइड है? क्योंकि 9 से अधिक अणुओं के ग्लूकोज के जुड़ने से बनता है। तो 9 से अधिक मॉलिक्यूल हो गए तो वो क्या है? पॉलीसैकेराइड है। किसके जुड़ रहे हैं मॉलिक्यूल्स? ग्लूकोज के। किस काम में आ रहा है? फूड स्टोर करने के काम में आ रहा है। जैसे हमारे आपके शरीर में हमने कहा कार्बोहाइड्रेट खाओगे, पचाओगे, अगर पच गया, डाइजेस्ट हो गया तो किस रूप में कन्वर्ट होगा? कल ही बताए थे ना कि अगर कार्बोहाइड्रेट किसी भी रूप में किसी भी प्रकार का खा लो, अगर आपकी बॉडी में वो डाइजेस्ट हुआ तो किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में। अगर ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हुआ इट मींस वो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हुआ। यानी अब ग्लूकोज है तो ये क्या है? मोनोसैकेराइड है। अब जब आपके बॉडी में ग्लूकोज बढ़ता है, जब आपके बॉडी में ग्लूकोज बढ़ता है तो इट इज डेंजरस फॉर अस। हार्मफुल नहीं कर रहे हैं, डेंजरस। इंटेंसिटी का अंतर है, ध्यान समझिएगा। एकाएक अगर आपको आपकी बॉडी में ग्लूकोज बढ़ गया तो सबसे पहला काम होगा पैरालिसिस अटैक, तुरंत हो जाएगा। इसीलिए बॉडी आपके बॉडी में ग्लूकोज बढ़ने से रोक देती है, इसे कन्वर्ट करती है। किसमें कन्वर्ट करती है? जब अधिक ग्लूकोज होता है तो आपका शरीर इस ग्लूकोज को किसमें बदलता है? कल देखे थे ना, जो इंसुलिन होता है वो इसको क्या है? ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन अब ये किसमें होता है? एनिमल, सारे एनिमल में यही होता है, हमारे में, दूसरे जानवरों में सब यही होता है। तो ग्लाइकोजन किससे बना? ग्लूकोज से। ग्लूकोज क्या है? मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड के जब ग्लूकोज के 9 से अधिक अणुओं को आपस में जोड़ते हो तो क्या बनता है? यानी ग्लाइकोजन क्या है? पॉलीसैकेराइड। किस काम में आ रहा है? फूड स्टोरेज, भोजन के भंडारण के रूप में आ रहा है। आपने खा लिया, आप तो एक बार ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर या शाम को और कर सकते हो, तो उतना खाने के बाद आपको 24 घंटा उसी से ग्लूकोज लेना है ना, तो उसको स्टोर करना पड़ता है बॉडी में। तो वो किस रूप में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन। फिर रिवर्स, कल की क्लास याद करिए, रिवर्स ग्लाइकोजेनेसिस से क्या होगा? यही ग्लाइकोजन जो है फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता जाएगा और हमें एनर्जी मिलती जाएगी। ठीक। तो ये ग्लाइकोजन क्या है? ये पॉलीसैकेराइड है। किस काम में आता है? फूड स्टोरेज के काम में आता है, इसलिए इसको किस कैटेगरी में रखा जाता है? स्टोरेज। यानी ये जो है स्टार्च भी क्या है? स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है। ये पाया जाता है प्लांट्स में। ये ग्लाइकोजन क्या है? ये भी स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है। ये पाया किस में जाता है? एनिमल। बात समझ में आई? तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट 4 तरह का होता है, मोनो, डाई, ओलिगो और पॉली। सबका मतलब समझ में आया? अब लिख लिया जाए इसको। चलिए लिखेगा मोनोसैकेराइड, हेडिंग डालिए। हेडिंग डाले होंगे टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, और पहला प्रकार उसमें क्या है? हेडिंग डालिए मोनोसैकेराइड।
लिखिएगा, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यह कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप है, या सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट लिखिएगा, यह कार्बोहाइड्रेट का सरलतम प्रकार है। इट इज ऑल्सो नोन एज सिंपल शुगर। इसे सामान्य शर्करा भी कहते हैं। अब मैं वो लिखवा नहीं रहा हूं कि ये एक मॉलिक्यूल से मिलता है। मोनो मतलब समझ गए होंगे, दिमाग में घुस चुका होगा। ठीक, एग्जाम्पल, उदाहरण, 2 लाइन लिखवाया हूं, फिर से सुन लो, लिख लो। यह कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप है। इट इज सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इट इज ऑल्सो नोन एज सिंपल शुगर। इसे सामान्य शर्करा भी कहते हैं। इसे सामान्य शर्करा भी कहते हैं। उदाहरण लिख लो, एग्जाम्पल बोर्ड पे लिखा हुआ है, जिसको याद होगा। जैसे ग्लूकोज कहां पाया जाता है तो मत लिखिएगा। अगर आपको भूल रहा है तो ग्लूकोज के आगे ब्रैकेट में लिख लो कहां पाया जाता है। फ्रक्टोज के आगे ब्रैकेट में लिख लो कहां पाया जाता है। और जो याद हो लिखते रहिए, जो भूल गए हो पूछ लीजिएगा। ब्राउन एल्गीज, भूरे शैवालों में। मैनोज जो है वो ब्राउन एल्गीज में पाया जाता है, भूरे शैवालों में पाया जाता है। फ्रक्टोज फलों में, गैलेक्टोज मिल्क में, राइबोज जेनेटिक मटेरियल, आनुवंशिक पदार्थ, हिंदी में कहेंगे आनुवंशिक पदार्थ। ग्लूकोज ब्लड, सुबह सुबह खून ही पिएंगे। और कुछ बताइए। ग्लूकोज ग्रेप्स नहीं कह सकते। ठीक, ईटीसी। दूसरा लिखिए, हेडिंग डालिए, डाइसैकराइड। डाइसैकराइड, हेडिंग डालो भाई फटाफट, डाइसैकराइड। अच्छा, बहुत लोग लाइनिंग वाली कॉपी पे लिख रहे हैं भाई। आपको पहले भी बताया गया होगा, और भी लोग बताए होंगे टीचर्स, कि छोड़ दीजिए, ये आदत खराब है। और खराब आदत को, बैड हैबिट को जितना जल्दी छोड़ दोगे उतना अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि जब मेंस में आपको आंसर लिखना होगा तो लाइनिंग वाली कॉपी नहीं मिलेगी। और जब लाइनिंग वाली कॉपी नहीं मिलेगी तो ऊपर से लिखना शुरू करोगे, नीचे पहुंच जाओगे, लाइन टेढ़ी हो जाएगी। तो आपकी अपनी कॉपी में लाइन कितनी भी टेढ़ी हो जाए क्या फर्क पड़ता है? बट आप ये भी जानते हो, प्रैक्टिस मेड अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस मेड अ मैन परफेक्ट, यानी जब आप बार बार लिखोगे प्लेन पेपर पे तो सीधी लाइन में लिखना भी आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी मर्जी आपकी। मैंने देखा कई लोगों को, तो मैंने आपको बता दिया कि कुछ भी लिखना हो, आप रफ पेज भी खरीदिए तो प्लेन पेज खरीदिए। प्लेन कॉपी वाला रफ पेपर कॉपी तो आता है, प्लेन पेपर वाला, वो खरीदिए, जिससे आपको प्रैक्टिस रहते हैं। हमेशा प्रैक्टिस उसी पर रहेगी तो आपको लिखना सीधी लाइन में आ जाएगा। और लाइन जब नहीं रहती है ना, तो पहली बार लिखोगे तो कुछ वर्ड्स बड़े लिख दोगे, कुछ छोटे लिख दोगे, साइज में भी डिफरेंस होता रहता है। लाइन है तो आपको बता रहा है ना इसके बीच में लिखना है, तो वर्ड्स जो होते हैं सेम साइज के लिखते रहते हो। अगर लाइनिंग हटी तो देखोगे कुछ लाइन क्या है, कुछ वर्ड्स बड़े हो जाएंगे साइज में, कुछ छोटे हो जाएंगे। तो इस समस्या से भी निजात आपको कब मिलेगी? जब प्लेन पेपर वाली कॉपी पे लिखोगे। लिखेगा, when we combine, हेडिंग है ना डाइसैकराइड, when we combine two same or different types of monosaccharide, when we combine two same or different types of monosaccharide, then we get disaccharide. जब हम दो समान या भिन्न प्रकार के, जब हम दो समान या भिन्न प्रकार के मोनोसैकराइड अणुओं को आपस में जोड़ते हैं तो देन वी गेट डाइसैकराइड, तो हमें डाइसैकराइड प्राप्त होता है।
बोर्ड पे दिखा हुआ है, देख के जोड़ लो फटाफट। उदाहरण, एग्जाम्पल, ये जो है 3 में पूछा जाता है कि ग्लूकोज में क्या जोड़ने से माल्टोज प्राप्त होता है। ऑप्शन ए बी सी डी इस तरह से होता है। तो ये भी है, ये पूछा जाता है, इसीलिए मैंने आपको यहां लिख के बताया है कि 3 हमेशा याद रखिएगा। भाई जो छोटे लोग हैं, जो उचक उचक के देख रहे हैं, वो अगर आगे बैठ जाओगे तो बार बार उचकना नहीं पड़ेगा, इधर उधर नहीं करना पड़ेगा, आपको दिखेगा। तो बैठते समय ये ध्यान रखिए कि अगर बोर्ड पे देखने में दिक्कत हो रही है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। ये भी टीचर बताए कि छोटे लोग आगे बैठा करिए, आपको उचक उचक के देखना नहीं पड़ेगा। माल्टोज का निकनेम ग्रेन शुगर, ऐसे ही लिखिए। एक बार, 2 बार, 4 बार, जितनी बार लिखवा रहे हैं लिख लीजिए, क्योंकि जितनी बार लिखोगे याद हो जाएगा तुरंत। सुक्रोज का निकनेम टेबल शुगर, लैक्टोज का निकनेम मिल्क शुगर। हिंदी में अनाज की शर्करा, गन्ने की शर्करा और दूध की शर्करा। ठीक, अब लिखिए नोट, NOTE, नोट। आगे आगे लिखने से काटना नहीं था, उसके ऊपर नोट लिख लिए होते। ठीक, नोट लिखिए। मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड बोथ आर वाटर soluble. मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड बोथ आर वाटर soluble. मोनोसैकेराइड एवं डाइसैकेराइड दोनों जल में घुलनशील होती है। मोनोसैकेराइड एवं डाइसैकेराइड दोनों जल में घुलनशील होती है। ठीक, फिर नीचे तीसरा हेडिंग डालिए, ओलिगोसैकेराइड। अब उसी तरह से सेंटेंस बनाओ तो देखिए, मतलब बोल लीजिएगा तब लिखिएगा। कैसे? उसी तरह जैसे मोनो डाई लिखवाया गया उसी तरह ओलिगो का सेंटेंस बनाओ। देन गेट a water unsoluble small chain of, देखिएगा, when we combine 3 to 9 molecules of simple sugar are monosaccharides. When we combine 3 to 9 molecules of simple sugar are monosaccharides, then we get a small water unsoluble chain of ओलिगोसैकेराइड। जब हम मोनोसैकेराइड या सामान्य शर्करा के 3 से 9 अणुओं को आपस में जोड़ते हैं, 3 से 9 अणुओं को आपस में जोड़ते हैं, तो हमें ओलिगोसैकेराइड की, तब हमें या तो हमें ओलिगोसैकेराइड की जल में अविलेय, ओलिगोसैकेराइड की जल में अविलेय, गाल पर से हाथ हटा के बैठिए आप लोग, ओलिगोसैकेराइड की जल में अविलेय एक छोटी श्रृंखला प्राप्त होती है। एग्जाम्पल लिख डालो, जंतु कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली, इंग्लिश में बोर्ड पे लिखा हुआ है, हिंदी में के जंतु कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली मतलब कोशिका कला की बात करते हैं। प्लाज्मा झिल्ली मतलब कोशिका कला हिंदी में। क्या होता है, जब सेल बायोलॉजी हम लोग देखेंगे आगे, साइटोलॉजी वाला चैप्टर, तो सेल स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहां होगा। दूसरा लिख लो, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज। क्या हुआ?
पूछ लो क्यों मैं आया हूं यहां। रेफिनोज क्या छूटा है? कौन कहां तक लिखा है? अविलीय एक छोटी श्रृंखला प्राप्त होती है। ओलिगोसैकराइड की जल में अविलीय एक छोटी श्रृंखला प्राप्त होती है। पूर्ण विराम। उदाहरण जैसे बोर्ड पे लिखा हुआ है। रेफिनोज के साथ ब्रैकेट में लिख लो कहां पाया जाता है। रिच सोर्स क्या होता है? स्प्राउट अंकुरित अनाज, कॉमा ब्रोकली, गाजर etc। हेडिंग डालिए पॉलीसैकराइड। पॉलीसैकराइड। उसी तरह सेंटेंस बनाओ। When we combine more than 9 molecules of simple sugar or monosaccharide, then we get a long water unsoluble chain of polysaccharide। जब हम मोनोसैकराइड या सामान्य शर्करा के 9 से अधिक अणुओं को आपस में जोड़ते हैं, जब हम मोनोसैकराइड या सामान्य शर्करा के 9 से अधिक अणुओं को आपस में जोड़ते हैं, तो हमें पॉलीसैकराइड की जल में अविलेय एक लंबी श्रृंखला प्राप्त होती है। तो हमें पॉलीसैकराइड की, अरे माथे पे क्यों हाथ लगा के बैठे हो? माथे पे हाथ लगा के बैठना मतलब बहुत बड़ी विपत्ति में बैठना। तो ये क्लास में आ गई, वो आफत आ गई, विपत्ति में आ गई। तो हमें पॉलीसैकराइड की जल में अविलेय एक लंबी श्रृंखला प्राप्त होती है। ठीक। फिर पैराग्राफ चेंज करिए, उसी में लिखिए पॉलीसैकराइड ऑन द बेसिस ऑफ यूज, ऐसे लिखिएगा ऑन द बेसिस ऑफ यूज पॉलीसैकराइड्स आर कैटेगराइज्ड इन 2 ग्रुप्स। पैराग्राफ बदल के हिंदी लिखेगा उपयोगिता के आधार पर पॉलीसैकराइड को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है या वर्गीकृत किया जाता है। उपयोगिता के आधार पर पॉलीसैकराइड को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। कौन कौन से वर्ग हैं वो बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप फटाक से ऐसे ही बनाइए, फिर डिफाइन करवा रहा हूं। इतनी भी कंजूसी ठीक नहीं है। पता है तुमको उतने में नहीं आएगा 2 पेज में, 2 लाइन में, फिर भी उसी में लिखे पड़े हो। पेज बदल लेते। लिखिएगा स्ट्रक्चरल पॉलीसैकराइड, संरचनात्मक पॉलीसैकराइड भी लिखिएगा। दोज पॉलीसैकराइड्स which are used to design the those polysaccharides which are used to design the structure of any organism, which are used to design the structure of any organism are known as structural polysaccharides। वे पॉलीसैकराइड जो किसी जीव की संरचना बनाने में सहायक होते हैं या मदद करते हैं, जो भी लिखना हो, वे पॉलीसैकराइड जो किसी जीव की संरचना बनाने में मदद करते हैं या सहायक होते हैं, संरचनात्मक पॉलीसैकराइड कहलाते हैं। सच है जैसे सेलुलोज, जैसे सेलुलोज,
सेलुलोज के आगे डैश लगाइए, लिखिए डिजाइन दी सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति का निर्माण। सेलुलोज, सेलुलोज के आगे डैश लगा के ये क्या बनाता है? पादप कोशिका की कोशिका भित्ति का निर्माण। डिजाइन दी सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल। फिर नीचे लिखिए दूसरा काइटिन, काइटिन डैश डालिए, डिजाइन दी विंग्स ऑफ स्मॉल इंसेक्ट्स, विंग्स ऑफ स्मॉल इंसेक्ट्स, छोटे कीटों के, काइटिन लिखिए उसके बाद डैश देखिए, छोटे कीटों के पंखों का निर्माण। डिजाइन दी विंग्स ऑफ स्मॉल इंसेक्ट्स, ठीक, ईटीसी इत्यादि। दूसरे में लिखिएगा भंडारण पॉलीसेक्राइड में, दोज पॉलीसेक्राइड्स which are used as a food storage, those polysaccharides which are used as food storage in any organism are known as storage polysaccharide। वे पॉलीसैकेराइड जो किसी जीव में, वे पॉलीसैकेराइड जो किसी जीव में भोजन के भंडारण के रूप में उपयोग में आते हैं, which are used as a food storage, a storage of food in any organism are known as storage polysaccharide। वह पॉलीसैकेराइड जो किसी जीव में भोजन के भंडारण के रूप में उपयोग में आते हैं या काम में आते हैं, उन्हें भंडारण पॉलीसैकेराइड कहते हैं। जैसे सच एज स्टार्च, मंड, स्टार्च मंड, डैश देखे स्टोर्ड फूड इन प्लांट्स, पौधों में संचित भोजन। फिर दूसरा ग्लाइकोजन, स्टोर्ड फूड इन एनिमल्स, या ऐसे लिख सकते हो, देखो यहां सब बताया गया है, जैसे मैंने बोर्ड पे बनाया हुआ है। एक लिखने का तरीका वो जो आपको लिखवाया हूं, एक इस तरह से बना के भी बता सकते हो। जहां भी फिगर वगैरह बनाने का मौका मिले मेंस वेंस में, आपको तुरंत ड्रा कर लेना चाहिए फ्लो चार्ट फिगर जैसे भी, ठीक। ये हो गया भैया पॉलीसैकेराइड, ठीक। अब ये हुआ कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट। अब कोई भी एग्जाम दीजिए, आईएएस का, पीसीएस का, इससे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूछा नहीं जाएगा, ठीक। तो 2-3 पेज तो लिख ही लिए होंगे कार्बोहाइड्रेट में, ठीक। इतना बहुत है, इससे ज्यादा की जरूरत आपको अभी नहीं है। अब दूसरे न्यूट्रिएंट पे आते हैं, दूसरे पोषक तत्वों पे आते हैं, और वो है प्रोटीन। यानी कार्बोहाइड्रेट के बाद पहला हुआ, अब दूसरा हम लोग शुरू करते हैं प्रोटीन। प्रोटीन को मैं कल वाले पैटर्न पे ले आ रहा हूं, कंपेयर करते हुए ले आ रहा हूं। कल जो कार्बोहाइड्रेट हमने शुरू किया था, अच्छा कोई ऐसा भी है क्या जो जिसका आज पहला दिन हो? हाथ उठाइए सभी लोग, काफी लोग हैं। तो इसीलिए मैं कल कार्बोहाइड्रेट को रिवाइज कराते हुए, कल जो शुरुआत में क्लास हुई थी उसको कंपेयर करते हुए ला रहा, तो आप लोग सुनते रहोगे तो रिवाइज हो जाएगा कल क्या क्लास में हुआ था, और साथ में नोट्स किसी का लेके लिख लोगे तो वो छूटा हुआ भी आपका हो जाएगा। देखिए कल वाले पैटर्न पे, सेम पैटर्न पे लेके चल रहा हूं। हमने कल देखा था कि कार्बोहाइड्रेट 3 एलिमेंट से मिलकर बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कंडीशन क्या होती है उसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो संबंधे एक के अनुपात में जुड़ना चाहिए, ठीक। यहां जो प्रोटीन है, सब प्रोटीन में एक चीज और बता दें, द टर्म प्रोटीन इंट्रोड्यूस्ड बाय, आप कभी कभी पूछता प्रोटीन की खोज किसने की थी, तो प्रोटीन की खोज की थी बर्जीलियस
एवं मल्डर ने, लिखिए नहीं, भूल गए, कल के पैटर्न पे मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या है, पहले समझ लेना है, फिर उसके बाद उसको लिख लेना है, जिससे रिवाइज भी यही का यही हो जाए तुरंत। एक बार समझोगे, दोबारा उसी चीज को लिखोगे तो तुरंत रिवाइज हो गया ना आपका यहीं पे। तो वर्जिलियस एवं मल्डर ने इसको खोजा था। ये जैसे कार्बोहाइड्रेट तीन एलिमेंट से, तीन तत्वों से मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये चार से मिलकर बना होता है। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, चार चीजों से मिलकर बना होता है। इट इज द ओनली न्यूट्रिएंट इन विच नाइट्रोजन प्रेजेंट। यह एकमात्र ऐसा पोषक तत्व है जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। और कभी भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि नेम द न्यूट्रिएंट इन विच नाइट्रोजन प्रेजेंट। उस पोषक तत्व का नाम बताइए जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, तो वो पोषक तत्व कौन सा है? प्रोटीन। ठीक, अब देखो कल से रिलेट कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट से आपके डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट का कितना मिलता है? 60 to 80%, 60 से 80%। प्रोटीन से आपके एनर्जी रिक्वायरमेंट का डेली, यानी रोज जितनी ऊर्जा की जरूरत है आपको, कार्बोहाइड्रेट 60 से 80% दे देता है। 12 से 15% जो है ये देता है प्रोटीन। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलती है? 4.1 किलो कैलोरी। 1 ग्राम प्रोटीन से मिलता है 4.3 किलो कैलोरी एनर्जी। बोर्ड पे मैंने क्या लिखा, कैलोरी की किलो कैलोरी? जो आज आए हैं वो भी जान ले कि मैंने बोर्ड पे लिखा है किलो कैलोरी। आपको लग रहा होगा सर कैलोरी लिखे हो। तो अगर इंग्लिश मीडियम में हैं आप, तो आपको समझना होगा, क्या समझना होगा, एक बात जो कल भी मैंने बताया था, 1 कैपिटल सी कैलोरी इज इक्वल टू 1000 स्मॉल सी कैलोरी। ये क्या हो गया? किलो कैलोरी। ठीक है, तो अब हिंदी मीडियम में है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि कैपिटल का और स्मॉल का हिंदी में नहीं होता, क ही होता है। लेकिन लिखेंगे हम कैपिटल सी, लेकिन प्रोनाउंसिएट हमेशा क्या करेंगे? किलो कैलोरी। ध्यान रखिएगा। तो इंग्लिश मीडियम में है तो ये ध्यान रखिएगा कि कहीं भी अगर नेट वेट पे पढ़ रहे हैं तो कैलोरी हो तो तुरंत ध्यान में आपको आना चाहिए कैपिटल सी से शुरू है कि स्मॉल सी से। कैपिटल से शुरू है तो उसको कैलोरी नहीं पढ़ोगे आप, हमेशा क्या करोगे? किलो कैलोरी कहोगे। ठीक, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से जो था वो 4.1 किलो कैलोरी मिलता था। 1 ग्राम प्रोटीन से 4.3 किलो कैलोरी। ठीक, एक नॉर्मल एडल्ट हेल्दी ह्यूमन बीइंग, एक सामान्य स्वस्थ वयस्क मानव को किसे कहेंगे भाई? सामान्य स्वस्थ वयस्क मानव? इंडियन पैरामीटर, अकॉर्डिंग टू इंडियन पैरामीटर 5 फुट 6 इंच से 8 इंच के बीच में लंबाई हो और वजन 60 से 58 से 60 केजी के बीच में हो, तो उसको प्रतिदिन, जैसे आप लोग सब लोग क्या है, नॉर्मल एडल्ट हेल्थी ह्यूमन बीइंग है, आप बहुत मेहनत का भी काम नहीं करते हो और दिन भर सोए भी नहीं रहते हो, तो आपको रोज कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए? 400 ग्राम। उसी तरह यहां जो है कितना प्रोटीन की जरूरत होती है, तो आपको कितने प्रोटीन की जरूरत है ये आपका वेट बताता है, वजन। कल मैंने वजन की बात की थी ना कि वजन कितना होना चाहिए आपका? आपकी लंबाई इन सेंटीमीटर, कल की बात याद रखिए, आपकी लंबाई जो है सेंटीमीटर में से, उसमें से 100 माइनस कर दीजिए, जितना आएगा उतना किलोग्राम आपका वेट होना चाहिए। कितने लोगों को उनका वेट नहीं पता है? सबको पता है। चलिए, तो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, आप उससे कंक्लूजन ड्रा करिएगा। मैं एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूं कि किसको कितना प्रोटीन चाहिए, उस एग्जाम्पल से आप क्या करिएगा? कंक्लूजन ड्रा करिएगा। जैसे मैंने कल अपना वेट बताया था, कितना? इतना। तो मुझे रोज
कितना प्रोटीन चाहिए? ठीक, कितना वजन है भाई तुम्हारा? 72 ग्राम, क्विंटल, कितना केजी? तो ये देखो, कभी भी कहीं भी कोई पूछे तो एग्जामिनर आपके हिसाब से क्यों सोचेगा? उसको तो, उसके पास तो इंटरव्यू बोर्ड में एक सीट पे 4 लोग जाते हैं ना, तो उनको तो 3 को भगाना है, तो वो आपके हिसाब से क्यों सोचेगा? यानी आंसर हमेशा कंप्लीट सेंटेंस में दीजिए कि उसे नंबर काटने का मौका ही ना मिले, वो चाह के भी आपके मार्क्स काट नहीं पाए। आपने कहा 72, मैं मिलीग्राम जोड़ दूं आगे, क्या कर पाओगे भाई? आपके जाने के बाद मैंने लिख दिया कि मैंने बताया मिलीग्राम। तो अब बताइए आपका वेट कितना है? 72 केजी। ठीक, इनको चाहिए 72 ग्राम। ठीक, कितना वेट है आपका? मिलीग्राम अभी समझा रहे हैं, देखिए 25, 45 केजी। तो इनको चाहिए 45 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। हाँ, कितना वेट है आपका? 5 एग्जांपल लूंगा। हाँ, क्या? देखिए हंसने की बात नहीं, आदत है ना, तो धीरे धीरे, अगर मैंने आज टोका तो कल किसी दूसरे को भी बताओगे तो मेरी बात याद रहेगी, तो वो गलती क्या है आप सुधार लोगे। जब कोई टोकेगा ही नहीं तो सुधारोगे कैसे? एक और भी कोई बता दो भाई, बता दो यार तुम्हें। 58 केजी। अब देखिए कुछ सिमिलैरिटी आपको दिख रही है, सबको दिख रही है ना? अब इसको सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करके लिखोगे कैसे? यही, अब क्या लिखना है ये आप समझ गए होंगे, दिख रहा है ना, दिमाग में तो आ गया होगा। अब एप्रोप्रिएट वर्ड, सही शब्द का चयन करके लिखेंगे कैसे? सबको पता हो गया कि कितना चाहिए, कैसे चाहिए। अब इसको लिखेंगे कैसे? हाँ हाँ, बताओ बताओ, गुड, रुक जाइए। हाँ, गुड। इसका क्या मतलब हुआ? पूरा सेंटेंस देखिए, हमेशा मीनिंगफुल सेंटेंस बनाइए, मीनिंगलेस सेंटेंस नहीं बनाइए। बताया आपने सही है, लेकिन वो किस कॉन्टेक्स्ट में बताएं ये भी तो बताओगे ना। हाँ, और कोई? हाँ, बताइए। ठीक है, तो 101 क्विंटल 160 ग्राम प्रोटीन मुझे रोज चाहिए, कहां से लाऊंगा? जितना वजन है उतना प्रोटीन चाहिए, तो मेरा वजन तो 116 किलोग्राम है, तो 116 केजी प्रोटीन खा के मैं कहां पचा पाऊंगा? हाँ, ठीक, गुड गुड। यानी आप सिंपली इसको डिफाइन कर सकते हो, 1 ग्राम प्रोटीन नीडेड फॉर 1 केजी वेट। प्रति किलोग्राम भार हेतु 1 ग्राम प्रोटीन की, अच्छा लिख नहीं रहे हो ना, समझिए। प्रति किलोग्राम भार हेतु एक, अरे हॉर्लिक्स का टीवी में ऐड आता है, अक्षय कुमार करता है ना, क्या खाते हैं? तंदूरी चिकन। आप मजाक कर रहे हैं? ये वाला ऐड देखे हैं ना, उसमें भी बताता है। तो टीवी अच्छे से देख लेते तब भी बता देते। उसमें बताता है कि हर किलोग्राम भार हेतु 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। ठीक, तो ये हो गया भाई। प्रोटीन जो होती है हमारे शरीर का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट है। तो क्यों है ये थोड़ा सा मैं आगे बताऊंगा क्यों। क्योंकि हमारे शरीर की जो इकाई होती है, यूनिट ऑफ आवर बॉडी, वो होती है सेल, और सेल मेनली बनी होती है प्रोटीन से। ठीक है, तो प्रोटीन से सेल बनी और सेल से हमारी शरीर बना हमारा। तो इसीलिए शरीर का संरचनात्मक घटक किसको बोलते हैं? प्रोटीन को बोलता है। एनर्जी प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी बोथ वर्क डन बाई एनर्जी, बोथ वर्क डन बाई प्रोटीन। ऊर्जा उत्पादन, यानी ऊर्जा लोगे तो कितना चाहिए? 1 ग्राम प्रोटीन से 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा चाहिए। और मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी मींस, आपने देखा कि कोशिका किससे बनती है? प्रोटीन से। और कहीं आपको कट लग जाए, चोट लग जाए, आपकी सेल, आपकी टिश्यू, आपका ऑर्गन डैमेज हो जाए, तो उसको रीजनरेट भी तो करना होगा, उसको बनाना तो भी होगा ना। तो उसको कौन बनाएगा?
प्रोटीन ही बनाता है। इसीलिए कभी कोई चोट वोट लगती है या फिर आप 6 पैक 8 पैक बनाने जिम में जाते हो तो जिम वाला क्या करता है, प्रोटीन सप्लीमेंट सबसे पहले देता है कि लो खाओ। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो वो प्रोटीन सप्लीमेंट देता है उसे कहते हैं वे प्रोटीन, और नॉर्मली वो हमारी बॉडी के लिए सुटेबल नहीं होता है। नेट पे देखोगे बहुत अच्छा लिखा रहता है, ठीक है, हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता समझिए, क्योंकि अब ये मेंस की बातें मैं शुरू कर रहा हूं। क्योंकि जैसे आप वे प्रोटीन इनटेक करोगे आपकी सेल्स तो बनेंगी लेकिन बोन डेंसिटी कम होने लगती है। जब बोन डेंसिटी कम होगी तो हड्डी कमजोर होगी। 6 पैक तो है, गिर गए पटाख से हड्डी टूट जाएगी। दूसरी सबसे खतरनाक चीज, जब आप प्रोटीन सप्लीमेंट लोगे तो लॉस ऑफ सेंसेशन होने लगता है, यानी कि संवेदनाएं कम, जो सेंसेशन होता है वो कम होगा। जैसे हमारी नाक में या आंख में कुछ लगा है तो हम फील करके नाक थोड़ी थोड़ी देर पे सही करते रहते हैं, आंख पे जाता है तो आंख सही करते रहते हो ना। तो अब सामने वाले के नाक में नोजी लगी हुई है, अब वो खा भी रहा है आप भी खा रहे हैं, आपको कह रहे यार नाक साफ कर लो, उसे फील ही नहीं होगा। और मैंने ऐसे कई बॉडी बिल्डर को पर्सनली जानता हूं, या आपका कोई दोस्त कोई रिलेटिव कोई ऐसा होगा जो बॉडी बिल्डिंग का शौक रखता होगा, वो एस्टेरॉयड या वे प्रोटीन लेता होगा, तो आप देख लीजिए उसके सामने जाके वो फील नहीं होता। और यही सबसे खतरनाक चीज है। इसीलिए वे प्रोटीन या ये प्रोटीन सप्लीमेंट, कोई भी डॉक्टर जल्दी नहीं आपको कहता कि आप हॉर्लिक्स पी लो, आप प्रोटीन एक्स पियो। ये हमारी आपकी मेंटल खुरापात है कि खुद से खरीद के पी लो। अगर आपसे कहो कि सर प्रोटीन, तो कहेगा वो अंडा खाओ, मांस खाओ, मछली खाओ। ये क्या है, ये प्रोटीन का नेचुरल सोर्स है। वो नहीं कहेगा आपको कि हॉर्लिक्स पियो या रिवाइटल खाओ एंड मेनी मोर, क्योंकि केमिकल कंपोनेंट वो नहीं चाहता। लेकिन हम आप नहीं करते हैं। यूनिट ऑफ प्रोटीन, यूनिट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की इकाई अमीनो एसिड। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट। इकाई मीन्स होता क्या है, छोड़िए प्रोटीन प्रोटीन, ये रूम है रूम ना। अगर पूछा जाए इस रूम की इकाई बताइए, तो क्या होगा, ब्रिक, ईंट। तो इकाई मीन्स क्या होता है, हाँ बोलिए, कौन बोल रहा था इधर से, बोलो हो। तो किसी स्मॉलेस्ट अगर किसी चीज का निकालोगे तोड़ते तोड़ते तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स तक पहुंच जाओगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पाई, मेसान, न्यूट्रिनो, ये तो स्मॉलेस्ट होता है। यूनिट मींस, इकाई मींस क्या होता है। लाइफ साइंस में इधर बात करें, उधर मत चलिएगा कि मेजरमेंट की यूनिट ग्राम किलोग्राम, वो भी यूनिट कहते हैं उसको भी, तो उधर नहीं जाना है फिजिक्स में। सबसे छोटा तो किसी चीज को जब तोड़ोगे तो सबसे छोटा तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आ जाएगा ना। यूनिट इकाई मींस होता है स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विच हैज इट्स ओन आइडेंटिटी या इट्स ओन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस विच रिप्रेजेंट इट्स सुपरसेट। किसी भी चीज का वह छोटे से छोटा भाग जिसका खुद का स्वयं का स्वतंत्र अस्तित्व हो, जो अपने सुपरसेट को, बड़े वाली चीज यानी जिससे निकला है उसकी सारी प्रॉपर्टी गेन करता हो, रिप्रेजेंट करता हो। जैसे ये समझो रूम है, रूम का स्मॉलेस्ट पार्ट लेना है तो इसको तोड़ना शुरू करोगे तभी तो होगा। ये 6 दीवार है, इसको पहले 6 दीवार से मिलकर रूम बना है, 6 दीवार है ना, चारों तरफ ऊपर और नीचे। तो 6 दीवार पहले अलग करोगे, फिर किसी एक दीवार को तोड़ना शुरू करोगे, ईंट तक मिलेगी। ऐसा नहीं है कि ईंट नहीं टूटेगी, ईंट को तोड़ो, छोटे छोटे पार्ट्स कंकड़ में बदलेगा, फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन।
लेकिन जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है वो ईंट का ही है। वो आप कंकड़ पत्थर नहीं खरीदने जाते। ईंट जो है हमेशा अपने सुपरसेट रूम को डिफाइन करता है। जैसे मान लीजिए किधर निकले किसी बाईपास पे, बाहर आउटर साइड में, किसी फील्ड में, किसी खेत में लाखों ईंट रखी है। भले से हो सकता है उसको तोड़ के गिट्टी बनाने के लिए ही रखी गई हो, या नाली बनाने के लिए रखी गई हो, आपको नहीं पता है। तो लाखों ईंट को देख के आपके सेंस में, ये दिमाग में ये नहीं आएगा कि लगता है यहां नाली बनेगी, लगता है यहां सड़क बनेगी। ईंट देखा आपने ढेर सारा, तो दिमाग में एक ही सेंस क्रिएट होता है, क्या लगता है यहां बिल्डिंग बनेगी। यही होता है ना, मींस हमेशा वो बिल्डिंग को, रूम को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह अमीनो एसिड भी टूटेगा। अमीनो एसिड टूटेगा तो वही कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में टूटेगा, ठीक है। लेकिन अगर अमीनो एसिड प्रोटीन का वह छोटे से छोटा पार्ट है जो प्रोटीन को हमेशा रिप्रेजेंट करता है, इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। यानी अमीनो एसिड कहीं लिखा है, इसका दो ही मतलब होता है, या तो ये प्रोटीन के टूटने से बना है, या ये आगे चल के क्या आपस में जुड़ के क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। तो यूनिट मींस होता है किसी भी चीज का वह छोटे से छोटा पार्ट जिसका स्वयं का अस्तित्व हो और वह अपने सुपरसेट यानी जिससे निकला है उसकी सारी प्रॉपर्टी गेन करता हो, यानी उसको रिप्रेजेंट करता हो। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट which has its own independent existence which represent its superset, जो अपने सुपरसेट की सारी प्रॉपर्टी रखता हो, गेन करता हो। जैसे ये प्रोटीन है, तो प्रोटीन की जो प्रॉपर्टी होगी सारी प्रॉपर्टी इसमें किसमें आएगी, अमीनो एसिड में। थोड़ा ये कम होगा, वो थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक। तो यूनिट ऑफ प्रोटीन होता है अमीनो एसिड। बेसिकली हमारे शरीर को हर चीज की यूनिट की जरूरत होती है। जैसे हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट देख रहे थे, तो कार्बोहाइड्रेट की जरूरत नहीं थी, हमारे शरीर को जरूरत थी किसकी, ग्लूकोज की। क्योंकि ग्लूकोज नेचर में कहीं नहीं पाया जाता, वो या तो शुगर के रूप में होगा, या तो स्टार्च के रूप में होगा, या तो सेलुलोज के रूप में होगा। तो मजबूरी में हम क्या करते हैं, उनका कुछ भी खा लेते हैं। हमारी बॉडी उसकी क्या करती है, उसको यूनिट में कन्वर्ट करती है। यूनिट मतलब एक, और ग्लूकोज में क्या है, एक ही मॉलिक्यूल है ना। वैसे ही हमारे शरीर को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बेसिकली हमारे शरीर को रिक्वायरमेंट है इस अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड नेचर में कहीं फ्री रूप में नहीं पाया जाता, ये हमेशा किस रूप में पाया जाता है, प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। इसलिए हम क्या है, मजबूरी में प्रोटीन खाते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ यूज इन आवर बॉडी, या ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी इन आवर बॉडी, ऐसे करिए, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी इन आवर बॉडी, अमीनो एसिड्स आर क्लासिफाइड इन टू ग्रुप्स। हमारे शरीर में अमीनो अम्लों की उपलब्धता, यानी वो पहले से है कि नहीं है, इस उपलब्धता के आधार पर इस अमीनो अम्ल को दो क्लास में क्लासिफाइड किया जाता है। कौन कौन से दो क्लास हैं, ये देखते हैं। अमीनो एसिड दो क्लास में होता है। फर्स्ट वन इज नोन एज इसेंशियल अमीनो एसिड, हिंदी में कहते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल। दूसरा होता है नॉन इसेंशियल, हिंदी में क्या कहेंगे, अनावश्यक। वेरी गुड, बहुत सही हिंदी है आपके लिए। अभी भी कितने लोगों को लग रहा होगा कि गैर आवश्यक और अनावश्यक तो एक ही चीज है। चलिए पहले गैर आवश्यक और अनावश्यक का सेंस समझाता हूं क्या होता है। मान लीजिए आप अपने बेस्ट फ्रेंड के घर गए, जाते ही रहते, फ्रेंड्स के घर जाते रहते हैं, और उसकी मम्मी, यानी जिसको आप आंटी जी बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, वो आपको भूख भी खूब लगी है। आंटी जी आपके सामने लाए भूसा और कह लो बेटा या बेटी खा लो, तो खाओगे?
नहीं, वो अनावश्यक चीज है आपके लिए। अब गैर आवश्यक का मतलब समझिए, सेंटेंस फॉर्म करके एग्जांपल देके समझा रहा हूं तो समझ में आएगा। आपकी सपोज दैट आपकी फेवरेट मिठाई है व्हाइट वाला रसगुल्ला, होगी, बहुतों की होगी, ठीक। आपके घर में आपके गार्जियन या कहीं से आया था, आप इधर उधर सबकी नजर बचा के यहां तक दबा लिए, है ना। अब उसके बाद अपने फ्रेंड के घर गए, आंटी जी को भी पता है कि आपकी फेवरेट मिठाई है रसगुल्ला, कोइंसिडेंटली उनके घर भी आया था। अब प्लेट में वो लेके आई, आप यहां तक तो अपने घर से ही खा के गए हैं, अब प्लेट में आपके सामने आया, तो अब आप खा पाओगे यहां तक खा के गए हो? तो नहीं, कहोगे आंटी जी इसको रख दीजिए बाद में खाएंगे। अगर आप इको उनसे फ्रेंडली हो, कई बार आते जाते हो, तो कहते हो ना कि इसको रख दीजिए बाद में खाएंगे। यानी वो चीज आप यूज करते हो, बट एट दैट टाइम देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ दैट थिंग। लेकिन भूसा के साथ क्या था? आप भूखे मर जाओगे, महाराणा प्रताप तो हो नहीं कि घास की रोटी बना के खा लोगे, ठीक है। यानी भूसा तो नहीं खा पाओगे ना, तो वो हमेशा ऑलवेज यूजलेस है। लेकिन रसगुल्ले के साथ क्या था? आप यूज करते हो, बट एट दैट पर्टिकुलर टाइम आप उसको यूज नहीं कर रहे हो, तो वो हुआ गैर आवश्यक, ठीक है। तो वर्ड चूज करने के पहले उसकी मीनिंग समझा करिए, फिर बोला करिए। चलिए हम लोग देखते हैं क्या होता है। नॉन इसेंशियल समझते हैं पहले, फिर इसेंशियल समझते हैं। नॉन इसेंशियल मतलब those amino acids which are synthesized in our body, hence there is no need to take it from outside, are known as non-essential amino acids। मतलब इसका ये हुआ हिंदी में कि वह अमीनो अम्ल जिसका निर्माण आपका शरीर खुद से कर लेता है, कुछ भी खाते हो एक्स वाई जेड, उसमें से रॉ मटेरियल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन निकाल के शरीर अपना खुद से बना लिया। तो जब शरीर खुद से बना लिया तो बाहर से लेने की आवश्यकता है? नहीं है, नहीं है, तो वो आपके लिए क्या हो गया? नॉन इसेंशियल हो गया। इसेंशियल क्या हुआ? दोज अमीनो एसिड्स which are not synthesized or formed by our body, hence there is need to take it from outside, hence there is need to take it from outside are known as essential amino acids। जैसे समझो, मान लीजिए घर में आप हैं, आपके घर वालों को कहीं पार्टी में जाना है, आपको कहें चलो, आपने कहा नहीं 5 तारीख को एग्जाम है, अब मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, ठीक। उन्होंने कहा ठीक है, तब अपना खाना बना के खा लेना। अब आपके साथ है, सब कुछ तो बना लेते हो, आटा का डो जो होता है, तो क्या कहते हैं, आटा सानना ना, वो नहीं कर पाते हो, डो नहीं बना पाते हो, रोटी बनाना नहीं आता है। तो अब क्या है कि सब्जी आप खुद से बना लिए, तो रोटी जो हो गई आपके लिए इसेंशियल है। अब आप स्विगी या जोमेटो करोगे तो चाहे गार्लिक नान या लच्छा पराठा जो खाने का मन करेगा, रोटी ही ऑर्डर करोगे ना। सब्जी तो आपने क्या किया? खुद से बना लिया। तो सब्जी जो हो गई वो क्या हो गई? नॉन इसेंशियल, क्योंकि उसे बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन रोटी क्या हो गई? इसेंशियल हो गई, उसे बाहर से मंगाने की जरूरत है। तो हमारे शरीर में या किसी भी इस धरती पे, ऐसे समझिए, इस धरती पे 20 प्रकार का अमीनो एसिड होता है। There are 20 types of amino acids present in our nature। हमारे प्रकृति में 20 प्रकार का अमीनो अम्ल होता है, और वो 20 हमें चाहिए, क्योंकि हम क्या है? सबसे डेवलप्ड एनिमल है ना, तो वो 20 हमें चाहिए भी। तो हमारी बॉडी को जितने प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं, 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स नेचर में होते हैं, 20 का 20 चाहिए होता है। अब उसमें से कुछ अमीनो अम्ल को हमारा शरीर खुद से बना लेता है। जिसको वो खुद से बना लेगा, उसे बाहर से लेने की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए उसे कहते हैं गैर आवश्यक। यानी जरूरत तो थी, यूजफुल तो है, लेकिन हमारी बॉडी ने सेल्फ जनरेट कर लिया, खुद से बना लिया, इसलिए बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो हो गया नॉन इसेंशियल। इन नंबर दीज आर 10 इन नंबर, यानी 20 चाहिए था, 10 हमारा शरीर, हमारी बॉडी खुद से जनरेट कर लिया, खुद से बना लिया, इसलिए 10 बाहर से लेने की जरूरत
नहीं है। 10 जो रेस्ट बचा 10, वो हमारी बॉडी खुद से नहीं बना पा रही, खुद से नहीं बना पा रही। जब हमारा शरीर खुद से नहीं बना पाएगा तो इसे बाहर से लेने की जरूरत होगी। और जब बाहर नेचर में आपने ढूंढना शुरू किया तो नेचर में अमीनो एसिड तो है नहीं। जब शरीर खुद से नहीं बना पाई तो आपने इस प्रकृति में ढूंढना शुरू किया, तो वो तो प्रकृति में है ही नहीं। वो प्रकृति में किस रूप में है? प्रोटीन। Hence, that's why it means we take proteins to fulfill the deficiency of essential amino acids. ध्यान रखिएगा कि ये आवश्यक अमीनो अम्लों की कमी को पूरा करने के लिए ही हम बाहर से प्रोटीन का इंटेक करते हैं, प्रोटीन को ग्रहण करते हैं। अब बाहर से जो आपको चाहिए, जो प्रोटीन आप ले रहे हो, उसमें क्या चाहिए आपको? 10 अमीनो एसिड चाहिए। अब देखना है कि वो जो 10 अमीनो एसिड चाहिए, जो प्रोटीन ले रहे हो उसमें वो 10 है कि उसमें आधे से। मान लीजिए आप सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हो, आप आए DIS में, DIS कहे मैं 3 पार्ट पढ़ाऊंगा, 3 किसी और कोचिंग में कर लेना, ऑप्शनल जाके किसी तीसरी कोचिंग में कर लेना। यानी जो आपको चाहिए वो पूरी चीज आपको ध्येय ने नहीं दिया। तो ध्येय को कहोगे फर्स्ट क्लास कोचिंग है? नहीं है, क्योंकि ये हमारी रिक्वायरमेंट की सारी चीजें नहीं दे रहा। ध्येय कहे कि आओ भैया हम आपको GS भी पढ़ा देंगे, हम आपको CSET भी पढ़ा देंगे, हम आपको ऑप्शनल भी पढ़ा दे देंगे। यानी जो रिक्वायरमेंट है आपको सेलेक्ट होने की, सारी चीजें वहां है, तो फर्स्ट क्लास कोचिंग है। इट मींस अब मैं प्रोटीन को अभी मैंने किसको क्लासिफाइड किया? अमीनो अम्ल को। अब मैं प्रोटीन को क्लासिफाइड करने जा रहा हूं। तो ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड, जो आवश्यक अमीनो अम्ल हैं, उनकी उपलब्धता के आधार पर प्रोटीन को 2 क्लास में क्लासिफाइड किया जाता है। अब देखिए प्रोटीन क्लासिफाइड कर रहे हैं। किस आधार पर क्लासिफाइड किए? किसी भी चीज को क्लासिफाइड कर रहे हो तो उसके साथ आपको एक कंपलसरी होता है बताना कि किस आधार पे, बेस क्या ले रहे हो। जैसे मान लीजिए टेस्ट ले लें, तो कुछ लोग होंगे कोचिंग में पहले से एडमिशन लिए होंगे, उनका खत्म होने के कगार पे होगा। कुछ लोग 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट पढ़े होंगे, कुछ लोग अभी एडमिशन लेने के लिए सोच रहे होंगे। हो सकता है कि आप में से कोई डेमो बैठा हो कि टीचर को पढ़ाने आ रहा है कि नहीं पढ़ाने आ रहा है। तो अगर उनके बीच टेस्ट होगा तो एक बेस कॉमन बनाया जाएगा ना भाई। अगर बिना बेस के टेस्ट लोगे तो सबसे ज्यादा मार्क्स कौन पाएगा? जो बहुत दिन से पढ़ रहा है। जो तो हमेशा क्या है, किसी भी चीज को क्लासिफाइड करने के लिए, कंपेयर करने के लिए ग्राउंड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो वो सेम ग्राउंड क्या है, ये बताना ही कहलाता है कि बेस क्या मान रहे हो। ठीक है, जैसे ऊपर मैंने बेस माना कि कौन हमारे शरीर में अमीनो अम्ल बनता है और कौन नहीं बनता, तो मैंने उसको मैं बेस माना कि ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में उपलब्धता के आधार पर प्रोटीन का, अमीनो एसिड का क्लासिफाइड। जो अमीनो एसिड हमारे शरीर में पाया जाता है उसे नॉन इसेंशियल, गैर आवश्यक, और जो नहीं पाया जाता है उसे इसेंशियल। अब उसी तरह ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड्स, यानी 10 इसेंशियल अमीनो एसिड्स हमको जरूरत है। उसमें किस प्रोटीन में 10 के 10 हैं, किसमें 9 है, किसमें 8 है, किसमें 7 है, उसकी अवेलेबिलिटी क्या है, उस आधार पे प्रोटीन को भी क्लासिफाइड किया जाता है। पहला होता है इसमें फर्स्ट क्लास प्रोटीन, प्रथम श्रेणी की प्रोटीन। और दूसरा होता है सेकेंड क्लास प्रोटीन, यानी द्वितीय श्रेणी की प्रोटीन। फर्स्ट क्लास प्रोटीन किसे कहोगे भाई? जो चीज चाहिए, जो चाहिए सारा मिल जाए।
तो दोज प्रोटीन्स इन विच ऑल इसेंशियल अमीनो एसिड्स आर नॉट प्रेजेंट। अरे भाई मोबाइल छोड़ के इधर भी ध्यान दे लो, ठीक है। दोज प्रोटीन्स इन विच ऑल इसेंशियल अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट आर नोन एज फर्स्ट क्लास प्रोटीन। और सेकेंड क्लास किसे कहोगे? वह प्रोटीन जिसमें सारे आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? सेकेंड क्लास। अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स इन सेकेंड क्लास प्रोटीन, द्वितीय श्रेणी की प्रोटीन में मैक्सिमम नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स कितना हो सकता है? कितना हो सकता है? 9। क्योंकि 10 हो गया था तो फर्स्ट क्लास हो जाएगी। 10 से कम और अधिकतम पूछ रहा है तो वो क्या हो जाएगा? 9। तो सेकेंड क्लास प्रोटीन में क्या होता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स जो है वो क्या होता है? 9 होता है। अब एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल से पहले मैं देखता हूं आप लोगों में से कितने लोग फर्स्ट क्लास प्रोटीन खाते हैं और कितने लोग सेकेंड क्लास प्रोटीन खाते हैं। तो कितने लोग इसमें वेजिटेरियन हैं? आधी क्लास वेजिटेरियन है भाई, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी वेज आइटम में फर्स्ट क्लास प्रोटीन नहीं पाई जाती। फिर से हाथ उठाओ, देखो तो कितने लोग उसमें, आधे लोग दुबले पतले होंगे एकदम, देखो, देख लीजिए, आधे लोग दिख रहे हैं कि तेज हवा चले तो उन्हें शरीर को बांधने की जरूरत पड़ जाएगी। आप लोग तो गर्मियों में रस्सी वस्सी लेके चलते होंगे कि आंधी वाधी आए तो खुद को किसी चीज से, बड़ी चीज से क्या करे? बांध ले, नहीं तो उड़ जाएंगे, ठीक। फर्स्ट क्लास प्रोटीन समझिएगा, हंसी मजाक की बात हो गई, अब बात समझिए कि फर्स्ट क्लास प्रोटीन जो होती है हमेशा एनिमल प्रोटीन होती है। एनिमल प्रोटीन मतलब एनिमल प्रोडक्ट। जैसे जो वेजिटेरियन थे, ये बताइए आप लोग दूध तो नहीं पीते होंगे, कोई भी मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेते होंगे? लेते हैं, तब कैसे वेजिटेरियन है? कौन से पौधे का दूध लेते हैं, तब कैसे वेजिटेरियन है भाई? ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि साइंस और हम आप आज से जब तक बात होगी तो मिल्क एज अ नॉनवेज ट्रीट होगा, यानी जो चीज मांस मछली अंडा में पाया जाएगा वही चीज दूध में भी पाया जाता है। यानी जो फर्स्ट क्लास प्रोटीन होती है वो कहां पाई जाती है? एनिमल प्रोडक्ट, मतलब मांस मछली अंडा दूध। जो सेकेंड क्लास प्रोटीन होती है वो प्लांट प्रोडक्ट में पाई जाती है, यानी पौधों से, और उसमें भी सबसे अधिक किस में पाई जाती है? सोयाबीन में, ठीक है, दालों में। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट क्लास प्रोटीन जो होती है एनिमल प्रोडक्ट में पाई जाती है, जंतु प्रोटीन में पाई जाती है, जैसे मांस मछली अंडा दूध। इसमें 10 के 10 होते हैं। इसीलिए घर में अगर छोटे बच्चे होते हैं तो डॉक्टर्स या एक्सपर्ट्स कहते हैं ना कि जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता, कोशिश करना चाहिए उसे 1 गिलास दूध और 1 अंडा मिल जाए कम से कम, खाने को खिला दीजिए। भले से आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जिस भी हो, वो उससे मुझसे मतलब नहीं, हम लोग साइंस की बात कर रहे हैं। हाँ, बहुत कर सकते हो, बहुत पूजा पाठ करते हो तो साल में 18 दिन छोड़ देना, साल में 18 दिन छोड़ देना। कौन से 18 दिन? नवरात्र वाले, ठीक। तो बाकी अगर बच्चे का कंप्लीट डेवलपमेंट चाहते हो तो अंडा दूध उसके लिए जरूरी होता है। कैसे? अभी तो टॉपिक शुरू हो रही है ना, अभी तो प्रोटीन में हो, अभी तो विटामिन भी आएगा, फैट भी आएगा, सब देखते चलोगे तो आपको अल्टीमेटली फील हो जाएगा कि जो लोग वेजिटेरियन हैं बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अब और गलती सुधारने के लिए कभी देर नहीं होता, आज से भी जाके क्या कर सकते हो? अपनी गलती सुधार सकते हो, ठीक। चलिए इसको हम लोग लिखेंगे कल, और फिर इसके बाद आगे प्रोटीन से डिजीज। अगर बात समझ में आए हो तो कहिए होमवर्क दे, कुछ लिखने वाला मेंस टाइप का दे, लिखेंगे। मेंस टाइप का नहीं, मेंस में हेल्थ चैप्टर है, मैंने कहा था ना, इससे जुड़ेगा। लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिए। In which areas of India, protein deficiency disease are found? In which
areas of India, protein deficiency disease are mainly found, and discuss the steps taken by government. अब गवर्नमेंट में क्या है, इंडिया गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट दोनों की बात करोगे आप, ठीक है. एंड डिस्कस द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू रिमूव इट. एंड डिस्कस द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू रिमूव इट. हिंदी में लिखेगा, भारत के किन क्षेत्रों में मुख्यतः प्रोटीन की कमी से, भारत के किन क्षेत्रों में मुख्यतः प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग पाए जाते हैं, तथा इन्हें दूर करने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की चर्चा करें. यानी सरकार क्या स्टेप्स ले रही है, क्या काम कर रही है इस प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज को दूर करने के लिए. अच्छे से पढ़ोगे तब पूरा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है. कहां से पढ़ोगे तो बताने की जरूरत नहीं है, बिना कहे आप गूगल बाबा का हेल्प लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है. बट ये ध्यान रखिएगा कि गूगल पे भी हर चीज ऑथेंटिक नहीं होती है. याद है ना, वेब 4.0 वेब 3.0 में हम लोग डिस्कस किए थे. बाकी चलिए फिर कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल. तब तक जाइए, मौज करिए.